दो विषय और उठाए जाते हैं जब सीए का विषय आता है कि एक तो ये संविधान की भावना के अनुरूप नहीं है, दूसरा भारतीय संस्कृति की भावना के अनुरूप नहीं है। मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि हमारी संस्कृति तो वो रही है कि हमने शरण में आए हुए व्यक्ति की रक्षा के लिए ऐसे ऐसे उदाहरण दिए हैं जो विश्व में आपको कहीं नहीं मिलेंगे। भारतीय पुराणों में और बौद्ध जातक कथाओं में राजा शिबी का उल्लेख आता है कि एक कबूतर जिसको बाज पकड़े ले रहा था वो उनकी शरण में आ जाता है और कहता मेरे प्राणों की रक्षा करिए। तो राजा शिबी कहते हैं ठीक है मैं रक्षा करूंगा। वो बाज को कहते हैं अब ये मेरे शरणागत हो गया, अब ये तुम्हें नहीं मिलेगा। तो बाज कहता मैं भी तो आपकी प्रजा हूं, ये मेरा भोजन है, आप मुझे अपने भोजन से वंचित कैसे कर सकते हैं। तो राजा शिबी कहते हैं हाँ ये भी ठीक है, तो अब मैं इसको शरणागत को नहीं छोड़ूंगा, परंतु यदि तुम्हें भोजन चाहिए तो अपने शरीर से उतना ही मांस निकालने को तैयार हो। और चूंकि भगवान उनकी परीक्षा ले रहे थे, ऐसा मान्यता है पुराणों में और जातक कथाओं में कि वो बढ़ता चला गया उसका वेट, और आखिर में राजा शिवी पूरे पलड़े में बैठ गए और तब भगवान ने प्रकट होकर कहा तुमने शरणागत की रक्षा का पूरा दायित्व निभाया, हम तुम्हारा सम्मान करते हैं। इसीलिए शायद अटल जी ने यह पंक्ति लिखी थी कि मैंने छाती का रक्त पिला पाले विदेश के क्षुधित लाल, मुझको मानव में भेद नहीं, मेरा अंतस्थल उर विशाल, शरणागत की रक्षा की है मैंने जीवन भी देकर, विश्वास नहीं यदि आता तो यह साक्षी है इतिहास अमर। अब कहा जाएगा साहब आप शरणागत को दे रहे हैं तो सबको क्यों नहीं दे रहे हैं। तो भारतीय संस्कृति में यदि राजा शिवी के कबूतर की कथा है तो तक्षक नाग की भी कथा है। राजा परीक्षित को श्राप मिला था तो यह था कि कोई सांप आकर उनको मारेगा, उन्होंने पूरी व्यवस्था कर ली थी और उसके बाद वो फलों के बीच में घुसकर एक छोटा सा सर्प तक्षक अंदर पहुंचने में सफल हो गया और उसने राजा परीक्षित को डस लिया और उनकी मृत्यु हो गई। अब इस बात से सबक लेकर उनके पुत्र राजा जन्मेजय ने एक ऐसा यज्ञ किया था जिसमें सारे के सारे नाग आकर भस्म होने लगे थे। इसलिए मैं कहना चाहता हूं दूध भी पिलाते हैं परंपरा हमारी मित्र, किंतु नाग यज्ञ का विधान नहीं भूले। तो हम घुसपैठिए और शरणागत दोनों का नीर क्षीर विवेक की क्षमता हमें भारतीय संस्कृति परंपरा भी देती है। अब आधुनिक समय में आए तो कहा जाता है कि साहब आप बराबरी का व्यवहार नहीं कर रहे हैं, आप गंगा जमुनी तहजीब के साथ न्याय नहीं कर रहे हैं। तो मैं पूछना चाहता हूं गंगा जमुनी तहजीब कहां से शुरू हुआ ये वर्ड। सबसे पहले ये शब्द प्रयोग होता है जब मुगल शहजादे दारा शिकोह ने अपनी किताब लिखी मंजुमल बहरीन, जिसका मतलब होता दो समुद्रों का विलय। अब आप बताइए दो समुद्रों का मिलन जिसे कहता है वो आदर्श नहीं, बाकी दूसरे लोग आदर्श। अरे इस देश की गंगा जमुनी तहजीब तो ये थी, इस देश की गंगा जमुनी तहजीब तो ये थी कि बुल्ले शाह ने ये बोला था, जो आज किसी को सुनने में बड़ा अजीब लगेगा, कि आज होली खेलूंगी मैं कहे बिस्मिल्लाह। ये बुल्ले शाह ने बोला आज होली खेलूंगी मैं कहे बिस्मिल्लाह। और उन्होंने कहा आगे की लाइन अरबिक वर्ड है, अलस्तु बि रबिकम प्रीतम बोले, सब सखियों ने घूंघट खोले, नाम नबी की रतन चढ़ी और बूंद पड़ी अल्लाह अल्लाह, आज खेलूंगी मैं होली कह बिस्मिल्लाह। मगर इसको आपने माना क्या। अब मैं उदाहरण देता हूं, चित्रकूट के घाट की घटना थी कि अब्दुल रहीम खान खाना और तुलसीदास जी दोनों अच्छे मित्र थे, दोनों साथ में थे। तो अब्दुल रहीम खान खाना वो मिट्टी उठाकर अपने सर पे लगा रहे थे, तो तुलसी ने उनसे छंद में पूछा कि आप ये मिट्टी क्यों सर पे लगा रहे हैं। वो गंगा जमुनी तहजीब को अगर आप कहना चाहते हैं तो उन्होंने ये कहा कि धूरी धरत निज शीस पर। अरे धूल क्यों सर पे लगा रहे हैं, कह रहीम के ही काज, क्यों कर रहे हैं ये। तो रहीम ने क्या जवाब दिया, जेहि रज मुनि पत्नी तरी सोई ढूंढत महाराज। वह रज जो भगवान राम के चरणों की वह रज ढूंढ रहा हूं जिससे मुनि की पत्नी तर गई थी, मेरा भी उद्धार हो जाए। मगर कोई समस्या नहीं थी। आज बुल्ले शाह होते फतवा जारी हो जाता, मेरा पक्का मानना है, और बहुत सारे लोग उनके समर्थन में खड़े हो जाते। ये देश की धर्मनिरपेक्षता के ऊपर हमला है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, और ये जो गंगा जमुनी तहजीब थी इसमें कोई समस्या आजादी के बाद तक भी नहीं थी। ये सारी समस्या 1976 के बाद आई, जब सेकुलर शब्द का प्रयोग अपने राजनीतिक हित में करने की शुरुआत हुई। अगर मैं आपसे कहना चाहूं, आप सब ने वो सुना होगा, मन तरपत हरि दर्शन को आज, ये किसने गाया, मोहम्मद रफी ने। लिखा किसने, शकील बदायूनी ने। संगीत किसने दिया, नौशाद ने। तो गंगा जमुनी तहजीब ये थी
एक सेशन हो जाए, वन डे फुल डे, जो आप अपना धर्म ये कर सकते हैं। नहीं, मैं सिर्फ यह बताना चाह रहा हूं कि गंगा जमुनी तहजीब ये थी, सहयोग तो ये था, मगर इनकी नजर किधर जाती है? जितने मैंने नाम गिनाए, इनके लोगों की कभी जयंती मनाते हुए वो लोग नजर आए जो आज प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं? वो लोग आज नजर नहीं आते। वो तो आज कहते हैं हमने 800 साल इस देश पे हुकूमत की, अभी कुछ दिन पहले बयान दिया, और फिर कहते हैं कि साहब हम तो मजलूम हैं, हमें अधिकार मिलना चाहिए। ऐसी विचित्र स्थिति आज के देश में आकर खड़ी करने का प्रयास किया जा रहा है जो सत्य से बिल्कुल परे है। आपने कभी नहीं सुना होगा पूरी दुनिया में कि कोई यह भी कहे कि हमने इस देश पे शताब्दियों तक हुकूमत की है और फिर यह कहे हमें स्पेशल स्टेटस मिलना चाहिए। मैं पूरी ईमानदारी से एक बात कहना चाहता हूं, जब यह देश आजाद हुआ 1947 में तो 567 रियासतें थी। यह बताइए, आज हम माइनॉरिटी की बात करते हैं, देश की सबसे अधिक पढ़ी लिखी कम्युनिटी कौन है? पारसी, 0.1% की माइनॉरिटी है। सबसे प्रॉस्परस कम्युनिटी कौन है? जैन, 1% की माइनॉरिटी है। सबसे एंटरप्रेन्योर कम्युनिटी कौन है? सिख, 1.8% की माइनॉरिटी है। अगर इन सबको प्रॉस्पेरिटी, एजुकेशन, आगे बढ़ने के सारे अवसर मिल रहे हैं, तो माइनॉरिटी में जो प्रचंड मेजॉरिटी है उसके साथ कैसे समस्या आई, विचार करने का विषय है। और जब देश आजाद हुआ, बताइए, कोई बौद्ध रियासत थी? नहीं। कोई क्रिश्चियन रियासत थी? नहीं। कोई पारसी रियासत थी? नहीं। एक महाराजा पटियाला को छोड़ दे तो सिख रियासतें भी नहीं थी, मगर लाइन लगा के मुस्लिम रियासतें थी। नवाब पटौदी, नवाब रामपुर, नवाब भोपाल, नवाब लखनऊ, हैदराबाद निजाम, जूनागढ़ के नवाब। फिर ऐसे हालात क्यों हो गए कि आज बाकी सब पढ़ाई लिखाई में आगे और बाकी सारी चीजों में आगे और एक ही वर्ग पीछे होता चला गया? मुझे लगता है इसमें दोष इसका भी है कि जो सियासत की गई ना, अदावत की और मोहब्बत की। किसी ने दिखाने की कोशिश की कि हमें तुमसे बड़ी मोहब्बत है, तो किसी ने दिखाने की कोशिश की कि फलां को तुमसे बड़ी अदावत है, और उस सियासत ने कहां यह पहुंचाया सभापति जी, किसी को किसी की मोहब्बत ने मारा, किसी को किसी की अदावत ने मारा, पर इस शराफत अली को सेकुलर सियासत ने मारा। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं, आज के इस यथार्थ को देखिए, पूरे देश में जो सामने दिखाई पड़ रहा है। ज्यादा खतरनाक बात जानते हैं क्या हो रही है? मैं सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि ज्यादा खतरनाक बात यह हो रही है कि अब यह बहुत उग्र स्वरूप में आगे बढ़ने का एक प्रयोग किया जा रहा है। और उसका उदाहरण मैं यह कहना चाहूंगा, जब सीए का विरोध हुआ तो विषय क्या था कि असम की संस्कृति की रक्षा करनी है या असम के लोगों के हितों की रक्षा करनी है। मगर सबसे पहले आंदोलन कहां शुरू हुआ? जामिया में, उसके बाद अलीगढ़ में, उसके बाद नदवा में, उसके बाद हमारे एक दूसरे सदन के सांसद हैं जो हैदराबाद के वो सबसे बड़े झंडा बरदार, अलंबरदार बन गए। और सबसे पहले रेजोल्यूशन कहां पास हुआ? केरल की असेंबली में। अब बहुत ही सहजता से समझा जा सकता है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि ये। और सुनिए, फिर उसके उपरांत क्या हुआ सभापति महोदय? ये सारे विषय गौण हो गए। पता नहीं कौन कौन से विषय आने लगे उसके अंदर, कश्मीर से लेके धारा 370 से लेके देश को अलग करने से लेके आसाम को परमानेंट अलग करने तक। तो ये देखकर यह मन में संदेह उत्पन्न होता है कि यह सारा का सारा जो घटनाक्रम है, हम सभी लोग बहुत जिम्मेदार लोग हैं, हमें यह समझना चाहिए कि ये सारी की सारी चीजें जो हो रही हैं, क्या हमारी गंगा जमुनी तहजीब के हिसाब से हैं, क्या हमारे संविधान के हिसाब से हैं, या जो संविधान में कमेटियों में लिखा उसके हिसाब से हैं, या फिर ये कोई एक खतरनाक प्रयोग है, हम जाने में अनजाने में उसके शिकार होते चले जा रहे हैं और देश और समाज को भी उसकी गिरफ्त में लाते चले जा रहे हैं। और जब कोई इस प्रकार का कार्य होता है तो मैं सिर्फ एक उदाहरण और फैक्ट कोट करना चाहूंगा। एक बहुत बड़े पत्रकार हैं मार्क टेली, जो 26 वर्ष भारत में रहे, बीबीसी के उन्होंने संवाददाता रहे। उन्होंने, पुरानी बात नहीं है सभापति महोदय, 22 सितंबर 2019 को आर्टिकल लिखा है। उस आर्टिकल में क्या लिखा है कि मुस्लिम्स इन इंडिया आर द लकीएस्ट। भारत में रहने वाले मुस्लिम समाज के लोग सर्वाधिक भाग्यशाली। उन्होंने उसका एक उदाहरण दिया कि मैं 26 साल दिल्ली के निजामुद्दीन इलाके में रहा, मेरे यहां से थोड़ी दूरी पर हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह थी और थोड़ी दूरी पर तबलीगी जमात का ऑफिस था। उन्होंने कहा दुनिया का कोई दूसरा देश होता तो 26-27 साल में कोई एक दूसरे को समाप्त जरूर कर देता, परंतु भारत के मुस्लिम इसलिए भाग्यशाली हैं कि वो अपने मजहब के अंदर भी जिस तरीके से चाहें उस तरीके से इबादत कर सकते हैं। ये कहने वाला कोई संघी भाजपाई नहीं है, ये कहने वाला एक वह पत्रकार है जिसने पूरी जिंदगी भारत में गुजारी है और 2019 में उसने कहा है। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं
कि जो कुछ भी हो रहा है इस पे किसी भी प्रकार का खतरनाक खेल सभी के लिए नुकसानदेह हो सकता है। यह नहीं सोचना चाहिए कि सिर्फ हमारा हित साधन होगा और दूसरे को क्षति होगी। अगर और वो भी विशेषकर जब बगैर किसी आधार के यह बात हो रही हो। मैं फिर एक पंक्ति कोट करना चाहूंगा, बड़े प्रसिद्ध शायर हैं राहत इंदौरी उनकी, और बड़ी फेमस कविता, आप लोगों को बहुत ध्यान होगी, कि अगर है खिलाफ तो खिलाफ होने दो, ये सब धुआं है कोई आसमान थोड़ी है, आगे है लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहां पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। यह विचार बिल्कुल ध्यान रखिए कि हम सिर्फ अपना हित साधन करते हुए आगे निकल जाएंगे, ऐसा नहीं। और अंत में मैं ये कहना चाहूंगा, राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के पहले ये अगर आपको समझ में आ जाता तो दुनिया कुछ और होती साहब। अब मैं एक और बात कहना चाहता हूं। नहीं, सुनिए, वो अगर आप कहना चाहते हैं ना, आप तो चेयर को एड्रेस करें। मैं एक अंत में सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि राष्ट्रपति महोदय के अभिभाषण के प्रथम बिंदु पे यदि हम जाएं, जो वहां से समाप्त करना चाहूंगा, प्रथम बिंदु पे जाएं तो उन्होंने क्या कहा, 21वीं सदी के तीसरे दशक की शुरुआत हो रही है। अब मैं कहना चाहूंगा, जब 21वीं सदी और तीसरा दशक आए तो हमें थोड़ा सा, हम अगर गौर करें तो जब 20वीं सदी का पहला सूरज उगा था सन 1901, उस समय इस देश में किसकी सरकार थी? अंग्रेजों की। 20वीं दशक के मध्य में यानी 1951 में जब इस देश में पहला सूरज उगा तो इस देश में किसकी सरकार थी? कांग्रेस की। और 2001 में जब 21वीं सदी के पहले सूरज की पहली किरण इस धरती पे पड़ी तो इस देश में किसकी सरकार थी? अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में भाजपा की। और दूसरे दशक में मोदी जी के नेतृत्व में स्पष्ट बहुमत की। तीसरा दशक शुरू हुआ तो दोबारा और अधिक बहुमत की। इसका मतलब नियति का संकेत है कि 20वीं सदी अंग्रेज की थी, 19वीं सदी अंग्रेज की थी, 20वीं सदी कांग्रेस की थी और 21वीं सदी भारतीय जनता पार्टी की है। इसलिए आप सब लोग इन विचारों को समझिए, साथ में आइए और जो देश में प्रदर्शन चल रहा है, जो ये विचार चल रहा है, ये पूरी तरीके से तथ्यों पे आधारित नहीं है और जिस प्रकार से आग लगाने का जो प्रयास हो रहा है उसे रोकने का प्रयास करिए। सत्य को ढकने का प्रयास मत करिए। जैसे सूरज को परछाई से ढका नहीं जा सकता, उसी ढंग से सत्य को ढका नहीं जा सकता। आप इस यथार्थ को समझिए, मिलकर साथ चलिए तो देश के लिए भी सत्य होगा। यह पंक्ति कह के समाप्त कहूंगा, अटल जी ने कहा था ना, भरी दोपहरी में अंधियारा सूरज परछाई से हारा। इसलिए अंतरतम का नेह निचोड़ें, बुझी हुई बाती सुलगाएं, आओ मिलकर दिया जलाएं। तो देश के इस दिशा में मिलकर कार्य करें। यही कहकर मैं अपना निवेदन समाप्त करता हूं। धन्यवाद।